So friends, today we discuss about the soil plant water relationship. Firstly we discuss about soil water relationship. सोयल होता क्या है, फर्स्टली ये जानते हैं। सोयल एक हेट्रोजीनियस मास है, ये बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसमें तीन फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों फेज से मिलकर बना होता है। मिनरल मैटर मेनली कंसिस्ट ऑफ, मिनरल मैटर के अंदर क्या होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। ये तीन कंपोनेंट होते हैं मिनरल मैटर के। और साथ में इनमें होता है ओएम। ओएम का यहाँ पे मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, जैविक कार्बन या जैविक पदार्थ। दिस फॉर्म्स द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। ये बेसिक एक नेटवर्क पूरा स्ट्रक्चर है, यही डेवलप करता है कौन, मिनरल मैटर। यही इसका मेन फ्रेमवर्क तैयार करता है। दीज इंक्लूड सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी एंड पोरोसिटी। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में यही मेन है। सॉइल का टेक्सचर हो गया, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया, उसकी बल्क डेंसिटी होगी, उसकी पोरोसिटी, कितने पोर्स हैं उसमें, ये सब मिलके सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बनाते हैं। फिजिकल अपीयरेंस को भी यही बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉइल, वाटर एंड एयर के इंटरेक्शन पे। ये तीनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, पानी, मिट्टी और हवा, ये आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, यही हमारी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली डिसाइड करता है। अब सबसे पहले हम सॉइल की कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर और पोर्स, ये तीनों मिलकर ही हमारी सॉइल को बनाते हैं। मिनरल मैटर में हमारा क्या क्या था, सैंड, सिल्ट, क्ले, और साथ में ऑर्गेनिक मैटर हो गया पोर्स, जो हमारा स्पेस है, ओपन स्पेस है सॉइल के अंदर। ये तीनों मिलकर ही हमारी सॉइल को बनाते हैं, सॉइल का कंपोजिशन है। मिनरल मैटर लगभग आधा पोर्शन बनाता है टोटल सॉइल के वॉल्यूम का। टोटल जितना भी वॉल्यूम है उसका आधा हिस्सा अकेला मिनरल मैटर का होता है। मिनरल मैटर में या तो सैंड होता है या फिर सिल्ट होता है या क्ले होता है। मिनरल मैटर लगभग 45 से 49%, 45 to 49% क्ले इसका सॉइल का हिस्सा बनाता है। ऑर्गेनिक मैटर 1 से लेकर 5% और पोर्स लगभग 50%, अप्रोक्सीमेटली इतना सॉइल का पार्ट बनाते हैं। वाटर और एयर ये पोर्स में रहते हैं, होते हैं। इनकी मात्रा वेरी करती है, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप इस तरह से लगा सकते हैं। इनवर्सली कैसे, जब हम इरिगेशन देते हैं हमारी फील्ड को तो वाटर कंटेंट बढ़ जाता है और एयर का कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। और जब हमारी ड्राई एयर होती है तो एयर का कंटेंट इंक्रीज और वाटर का डिक्रीज। मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर ये दोनों सॉइल के सॉलिड पार्ट होते हैं, और जबकि जो गैस है उसके अंदर एयर होती है, वो उसका गैसियस फेज हो गया और वाटर उसका लिक्विड फेज हो गया। अब सॉइल का टेक्सचर देखिए, इट इज द डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ पार्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूट द सॉइल। सॉइल टेक्सचर को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं कि कौन से जो पार्टिकल जो सॉइल को बना रही हैं उनका साइज क्या है, ये सॉइल के टेक्सचर को डिटरमाइन करते हैं। पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स सैंड से बड़े हैं, पार्टिकल्स लार्जर देन द सैंड आर ग्रेवल, या तो वो ग्रेवल होंगे या फिर स्टोन या फिर कोबल्स। जो बड़े पार्ट हो जाए वो पत्थर ही बन जाएंगे, उनका कोई हमारी सॉइल के प्रॉपर्टीज पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, वो यूजलेस होते हैं हमारे लिए। सॉइल टेक्सचर तीन ही चीजों पे डिपेंड करता था, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया। अब इनका साइज देखते हैं। टेक्सचर जो डिपेंड करता है जिसके ऊपर, सैंड 2 mm से लेकर 0.05 mm तक सैंड का साइज होता है, सैंड पार्टिकल्स का। सिल्ट का होता है 0.05 से लेके 0.002 mm से होता है। और क्ले का इससे कम हो गया, 0.002 mm से अगर उसका साइज कम हो गया पार्टिकल का, वो क्ले बनाएगा। और सैंड पार्टिकल्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर उनकी कैटेगरी बना सकते हैं। कोर्स हो गया, मीडियम हो गया, फाइन हो गया, मोटा सैंड हो गया, फिर बीच का हो गया, फिर उससे भी फाइन, बिल्कुल नन्ना कह सकते हैं हम, छोटा सैंड हो गया। फिजिकल अपीयरेंस सिल्ट की ज्यादातर सैंड के तरह होती है फिजिकली दिखने में, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो वो ज्यादा क्ले से मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्ले डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है हमारी सॉइल के बिहेवियर को, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन सब को डायरेक्टली क्ले बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ये हमारी बात होगी टेक्सचर में। टेक्सचर में मेनली पार्टिकल्स के साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब स्ट्रक्चर को देखिए, इट इज द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू एग्रीगेट्स, कि समूह में उस समूह का क्या शेप है और क्या अरेंजमेंट है सॉइल के पार्टिकल्स का एक ग्रुप में।
वो होता है हमारा सोयल स्ट्रक्चर। सोयल स्ट्रक्चर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को, कि हमारी पैदावार एग्रीकल्चर में कितनी रहेगी। ये टेक्स्ट सोयल स्ट्रक्चर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, सीधा प्रभावित करता है इसको। और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है या फैक्टर है, ताकि हम उससे क्लासिफाई कर सके, सोयल की अलग अलग क्लासिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है कौन, सोयल स्ट्रक्चर। द मेन फॉर्म्स, सोयल स्ट्रक्चर की बहुत सारी फॉर्म है, लेकिन मेनली क्या क्या है, प्लेटी या तो सोयल लेयर्स में अरेंज होगा, या फिर प्रिज्मेटिक एक वर्टिकल कॉलम के रूप में ऊपर से लेके नीचे तक, प्रिज्मेटिक या फिर ब्लॉक इरेगुलर ब्लॉक्स में अरेंजमेंट होगा, छोटे छोटे ब्लॉक्स में, या फिर ग्रेनुलर सिंगल ग्रेन में होगा, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे ऐसे इस तरह से, या फिर प्रिज्मेटिक में ऐसे, ये मैंने सीधा बना दिया है ऐसे, या फिर प्लेट्स में होगा तो फिर इसकी ये लेयर बन जाएंगी, ये प्लेट ही हो गया। ठीक है, सोयल स्ट्रक्चर में मेनली अरेंजमेंट देखी जाती है, टेक्सचर में उसकी अलग अलग पार्टिकल्स की साइज देखा जाता है। अब देखिए सोयल की बल्क डेंसिटी और पोरोसिटी। सोयल की ड्राई बल्क डेंसिटी क्या होती है, वेट ऑफ द सोयल, सोयल का कितना वजन है डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, ये होता है हमारा ड्राई का। वेट का अगर हम देखें तो सोयल में हम वाटर साथ में, क्योंकि उसके में ऐड हो गया वाटर मॉइस्चर कंटेंट हो गया, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। वही बात है, सोयल के अंदर सिर्फ ड्राई सोयल लेंगे और इसके अंदर सोयल में और साथ में वाटर भी है इसमें, जो टोटल वॉल्यूम है इसमें सॉलिड्स और पोर स्पेस दोनों काउंट होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सॉलिड्स और पोर स्पेस दोनों काउंट होते हैं। सोयल बल्क डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द पोरोसिटी ऑफ सोयल। सोयल में कितने पोर्स होंगे, कितनी पोरोसिटी होगी, वो हम किससे मेजर करते हैं, सोयल की बल्क डेंसिटी से। पोरोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ पोर्स इन ए सोयल, कितना वॉल्यूम वो एक्वायर करते हैं सोयल के अंदर पोर्स, वो होती है पोरोसिटी। कॉम्पैक्ट अगर हमारी सोयल होगी तो पोरोसिटी कम होगी, क्योंकि ज्यादा लेयर्स स्ट्रिक्टली आपस में बिल्कुल अरेंज होगी। पोरोसिटी, इसमें पोर स्पेस बहुत कम हो गया, पोर स्पेस अगर कम हो गया तो इसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया तो इसकी बल्क डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। हमारी लूज एग्रीगेटेड है तो उसमें पोर्स ज्यादा होंगे, खुला खुला स्पेस होगा उसमें, तो पोरोसिटी इंक्रीज होगी, तो उसमें बल्क डेंसिटी लोअर हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उसका अगर हम निकालेंगे बल्क डेंसिटी तो वो लोअर हो जाएगी। दीज आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, ये डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं किससे, क्लाइमेट से, हमारा वातावरण कैसा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, सोयल के अंदर एक्टिविटीज कैसी हो रही हैं, साथ में सोयल की मैनेजमेंट, हम सोयल को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सब फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं सोयल की बल्क डेंसिटी और उसकी पोरोसिटी को। अब सोयल का वाटर कंटेंट को देखिए, द वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इन द सोयल इन ए यूनिट मास ऑफ वॉल्यूम एंड एनर्जी स्टेट ऑफ वाटर इन द सोयल एज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। अब इसको समझिए, सोयल का जो वाटर कंटेंट है वो वेरिएबल करता है, वेरी करता है वो एक यूनिट मास के अंदर। एक यूनिट मास, एक खास हमने 1 मीटर क्यूब ले लिया तो इसमें ये वेरी करता रहेगा हिसाब से अलग अलग में, और एनर्जी स्टेट भी इसकी वेरी करती है बहुत ज्यादा। मॉइस्चर कंटेंट तो हो उसमें, लेकिन उसकी अलग अलग एनर्जी स्टेट होगी, उसकी अलग अलग अवेलेबिलिटी होगी प्लांट के हिसाब से। ये 1 मीटर क्यूब का मैंने बताने के लिए किया था कि 1 मीटर एक खास वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो वेरी करता रहेगा। पोटेंशियल क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, प्लांट ग्रोथ में, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है सोयल वाटर कंटेंट। पोटेंशियल क्या होता है, स्टेट ऑफ वाटर इज कैरेक्टराइज इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी पर यूनिट मास। उसमें फ्री एनर्जी एक यूनिट मास के अंदर, उसके अंदर कितनी फ्री एनर्जी है, ये करेक्टराइज करता है सोयल के वाटर की स्टेट को, किस स्टेट में प्रेजेंट है। ये सब आपको आगे थोड़ा बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। सोयल मॉइस्चर कंटेंट और पोटेंशियल आपस में पूरी तरह रिलेटेड है। सोयल में मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा और उसका पोटेंशियल क्या होगा, ये आपस में पूरी तरह रिलेटेड टर्म है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम सोयल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सोयल मॉइस्चर कंटेंट को और पोटेंशियल को। सिंपल बात यही है, सोयल वाटर कंटेंट वेरी करता है और उसके एनर्जी स्टेट भी अलग अलग वेरी करती है। सोयल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स, सोयल मॉइस्चर इज नॉट कांस्टेंट एट एनी प्रेशर। किसी भी गिवन प्रेशर के ऊपर सोयल मॉइस्चर कांस्टेंट नहीं होता, वो होता हमेशा वेरिएबल। प्रेशर ग्रेडियंट और वेपर प्रेशर इन
इनका जो डिफरेंस है इसके कारण वो मूव करता है। प्रेशर ग्रेडियंट और साथ में जो वेपर प्रेशर है, इन दोनों के डिफरेंस के कारण उसमें चेंजेस आते हैं, वो मूव करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें डिटरमाइनिंग ऑफ मॉइस्चर में। अब हमने सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सैचुरेशन कैपेसिटी। सैचुरेशन कैपेसिटी कब आती है? जब सारे के सारे पोर्स, सारी की सारी कैपिलरीज ये पूरी तरह वाटर से फिल्ड हो, यानी पूरी ही हमारा सोइल की कोई वाटर नीड नहीं है, फुल फिल है, वो सैचुरेशन पे है, 100% उसमें वाटर। ये अगर कंडीशन ज़्यादा समय तक प्रिवेलिंग, ज़्यादा समय तक रह जाए तो ये हमारी ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए हानिकारक होती है। एक्सेप्शन हो सकते हैं जैसे राइसिस में, ठीक है, ये ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। एनर्जी स्टेटस इस सैचुरेशन कैपेसिटी पे 0 होता है, 0 एनर्जी स्टेटस। वाटर कंटेंट सैचुरेशन कैपेसिटी पे लगभग डबल होता है फील्ड कैपेसिटी पे। मान लिया हमने 1 लीटर था, एग्जाम्पल के लिए बस ये 1 लीटर था फील्ड कैपेसिटी पे, तो सैचुरेशन कैपेसिटी पे सोइल की सैचुरेशन कैपेसिटी लगभग 2 लीटर होगी। फील्ड कैपेसिटी पे 1 लीटर, फील्ड कैपेसिटी हम अभी डिस्कस करते हैं 2 लीटर होगी सैचुरेशन कैपेसिटी पे, यानी डबल होता है उसका। फील्ड कैपेसिटी आफ्टर इरिगेशन ऑल द ग्रेविटेशनल वाटर इज ड्रेन्ड अवे, द वेट सोइल इज अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म मोस्ट। जब हम इरिगेशन को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जितना भी ग्रेविटेशनल वाटर है जो ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाता है, उसको जाने के बाद जो हमारी सोइल बच गई, जितनी उसमें नमी बच गई, वो होती है फील्ड कैपेसिटी। ग्रेविटेशनल वाटर जो ग्राउंड ने पूरा, ग्रेविटी ने पूरा खींच लिया, उसको छोड़ के जितनी भी वेट सोइल बचती है वो होती है फील्ड कैपेसिटी पे। द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड, इस कंडीशन के ऊपर जितना भी मॉइस्चर, जितना भी वाटर सोइल ने एक्वायर कर रखा है उसके अंदर है, वो होता है फील्ड कैपेसिटी। इस कंडीशन पे सिर्फ माइक्रो पोर्स, जो छोटे वाले पोर्स होते हैं वो फील्ड होते हैं वाटर से, और जो बड़े वाले पोर्स होते हैं, मैक्रो पोर्स होते हैं, वो एयर से फील्ड होते हैं। एनर्जी स्टेटस इस कंडीशन पे क्या होता है? -0.1 से लेके -0.33 बार तक इस पे एनर्जी हमारी होती है वाटर, इस कंडीशन फील्ड कैपेसिटी पे। इट इज द अपर लिमिट, ये वाटर अवेलेबिलिटी की अपर लिमिट होती है। ये अच्छी कंडीशन होती है, इसमें प्लांट्स भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दोनों वेल यूटिलाइज कर सकते हैं वाटर का। वाटर रेडिली अवेलेबल होता है प्लांट्स को भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, ठीक है। 2 होगी कंडीशन, सेचुरेशन और फील्ड कैपेसिटी। सेचुरेशन फुल्ली 100% हो गया। फील्ड कैपेसिटी जब माइक्रोपोर्स हो, माइक्रोपोर्स में एयर हो, माइक्रोपोर्स में वाटर हो। अब आता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। इट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द सोइल इज केप्ट एट एटमोस्फेयर हैविंग 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एटमोस्फेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसको आप समझने की कोशिश किया। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या होता है? जब हम सोइल को रखते हैं 100% ह्यूमिडिटी पे, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर के अंदर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये हमारी सोइल है, ये हमारी सोइल है। एटमॉस्फेयर में 100% ह्यूमिडिटी होगी और टेम्परेचर है उस टाइम पे 25 डिग्री सेल्सियस। उस कंडीशन पे जितना भी हमारा सोइल के अंदर मॉइस्चर होगा वो होता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, ठीक है। बात समझ में आ गई? 25 डिग्री पे जितना भी एक्वायर करेगी हमारी सोइल मॉइस्चर को 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, वो होता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। 2 कंडीशन है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए। सोइल मॉइस्चर पोटेंशियल इसमें कितना होता है? -31 बार्स, -31 बार्स होता है। ड्राई सोइल्स, सूखे कंडीशन पे हो, हमारी सोइल में कोई वाटर ना हो, वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। इस कंडीशन पे ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ये सिर्फ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है और प्लांट्स के रूट में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इसको यूटिलाइज कर सके। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम देखते हैं। जो अब तक हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट थे उन्होंने देख लिए। अब प्लांट के रिलेशन में देखते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। एनर्जी स्टेटस ऑफ द सोइल मॉइस्चर, इस कंडीशन पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे एनर्जी स्टेटस कितना होता है? -15 बार्स, -15 बार्स होता है। प्लांट शो विल्टिंग सिम्टम्स, इस कंडीशन के ऊपर प्लांट विल्टिंग सिम्टम, विल्टिंग क्या होता है? मुरझाने लगते हैं प्लांट और पूरी तरह मरते नहीं है। अगर हम उनको वाटर दोबारा सप्लाई कर दें तो वो दोबारा
एक लिविंग कंडीशन में, एक जीवित कंडीशन में वो दोबारा अपने आप को रिकवर कर लेंगे। ये होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। -15 बार इस पे एनर्जी स्टेटस होता है और प्लांट पूरी तरह मुरझाने लगता है, लेकिन वो मरता नहीं है। अब है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। एनर्जी स्टेटस इस पे सोइल मॉइस्चर कितना हो जाता है? -60 बार्स, -60 बार्स हो जाता है। इस कंडीशन पे एट सोइल मॉइस्चर कंटेंट प्लांट डाई हो जाते हैं, पूरी तरह डेड हो जाते हैं। सोइल में जितना भी मॉइस्चर है वो प्लांट यूटिलाइज कर ही नहीं पाते, सोइल में इतना मॉइस्चर बचता ही नहीं है। और जबकि परमानेंट में थोड़ा बहुत प्लांट इतना मॉइस्चर लेता रहता है कि वो जीवित रहे, लेकिन अल्टीमेट पे तो वो पूरा ही डेड हो जाता है, पूरा विल्ट हो जाता है, परमानेंटली डेड हो जाता है। वाटर सप्लाई सफिशिएंट नहीं हो सकती कि वो प्लांट की ट्रेजिडिटी और उसकी ग्रोथ को, प्लांट के सेल्स ट्रेजिड रह के उनको वो इतना वाटर मिलता ही नहीं है। अब मैक्सिमम अवेलेबल वाटर विल्टिंग कोफिशिएंट देखिए आप। द डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग कोफिशिएंट के बीच में जो गैप है, वो जो डिफरेंस है, वही है मैक्सिमम अवेलेबल वाटर विल्टिंग कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आए ना? फील्ड कैपेसिटी थी जो हमने समझी थी, जिसमें माइक्रोपोर्स थे, और विल्टिंग कोफिशिएंट जब मुरझाने लग गया, उसके बीच में जो गैप है वही है मैक्सिमम अवेलेबल वाटर विल्टिंग कोफिशिएंट। इसको हम निकालते कैसे? हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट ले लिया डिवाइडेड बाय 0.68, इससे हमने डिवाइड कर दिया, हमारा विल्टिंग कोफिशिएंट निकल आएगा। या फिर हमने मॉइस्चर इक्विवेलेंट ले लिया। मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है? जब फील्ड कैपेसिटी पे जितना अमाउंट ऑफ वाटर होता है, लगभग उतना ही मॉइस्चर इक्विवेलेंट होता है। इतना ही समझिए आप। इसको हम 1.84 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा मैक्सिमम अवेलेबल वाटर विल्टिंग कोफिशिएंट निकल आएगा। ठीक है, सिंपल ये। अब है अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर क्या होता है? इट इज द वाटर बिटवीन लिमिट्स। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? फील्ड कैपेसिटी है। लोअर लिमिट क्या है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। जब पौधा बस आखिरी सांसों पे चल रहा है वो है परमानेंट विल्टिंग। और जब उस जो अच्छे अवेलेबल कंडीशन जिसपे माइक्रोपोर्स फुली वाटर से फिल्ड है और मैक्रोपोर्स में एयर कंडीशन है, उनके बीच में जो जितना भी वाटर है वो अवेलेबल होता है, प्लांट उसको वेल यूटिलाइज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वेल यूटिलाइज करते हैं। यही है हमारा अवेलेबल वाटर। परमानेंट से नीचे जाएंगे तो पौधे को सफिशिएंट मिल ही नहीं रहा मॉइस्चर, और ऊपर जाएंगे तो ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा, ज्यादा कंडीशन, और पौधा उसको अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट के बीच में ही है हमारा अवेलेबल वाटर। टेंशन कितनी होती है इसमें? 15 से लेके 0.33 ATM। ठीक है, ये इसकी टेंशन होती है। 0.33 होगी उसकी, हमारे पिछले बार की जो हमने स्टडी किया था ना, ये फील्ड कैपेसिटी वाला, और परमानेंट की होगी 15। इसके बीच में होती है। सैंडी सोइल्स में बहुत कम मॉइस्चर अवेलेबल होता है, 8 सेंटीमीटर पर मीटर के हिसाब से अवेलेबल होता है, और क्लेई सोइल्स में सबसे ज्यादा होता है 23 सेंटीमीटर पर मीटर। ये हमारा एक पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम इस कंप्लीट चैप्टर को पूरा कर देंगे और ये पूरा फिनिश कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।